छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हमें लगातार दर्शकों के सवाल मिल रहे हैं। सुपर टेक गुरु व्लॉग्स के नाम से एक आईडी है जिन्होंने की पूछा है आईआरएफसी और आरवीएनएल सर, इनमें क्या करें? आईआरएफसी और आरवीएनएल सर। पहला तो ये है कि बजट नियर बाय है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स कुछ में बाइंग देखने को मिली है। उस लिहाज से, और अगर मैं ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स को देखूं तो एक आईआरसीटीसी को छोड़ दी बाकी सब में बाइंग देखने को मिली थी। अब आईआरएफसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं यही कहूँगा कि हाल फिलहाल में 120 125 का एक सपोर्ट है, बैंड ऑफ सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं शॉर्ट टर्म लिहाजा लेके चल रहा हूँ 1 से 2 महीने के लिहाज से, तो 120 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ऊपर में 150 से 155 के पहले रेजिस्टेंस लेवल निकलता है, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर 180 का लेवल आप देख सकते हैं। तो आईआरएफसी में 120 का स्टॉप लॉस लेके बने रहने की सलाह रहेगी। आरवीएनएल की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है और अभी तक कोई बेस फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है। स्विंग्स लोज की अगर हम बात करें तो 310 के आसपास में जाता है, और उसके ऊपर का अगर हम सपोर्ट लें तो 340 पकड़ सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हालांकि मेजर सपोर्ट 310 के आसपास में है। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो 425 से लेकर 440 का बैंड का रेजिस्टेंस है। तो आरवीएनएल तो अगर आप 340 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और कोई भी उछाल आता है तो आप निकलने की सलाह रहेगी। दोनों ही चार्ट में कंपेयर करूं तो आईआरएफसी का चार्ट थोड़ा बेहतरीन है एज कम्पेयर टू आरवीएनएल के चार्ट है। आरवीएनएल का चार्ट थोड़ा वीक है कंपैरेटिवली, तो निकलने की सलाह आरवीएनएल में पहले रहेगी रादर देन आरएफसी की वजह से। ठीक है। अनीता शर्मा जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं सर, ये पूछ रही हैं सीडीएसएल में क्या करें? बाय प्राइस इनका 1650 रुपये का है, 1600 रुपये का, माफ़ कीजिएगा। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट डेली और वीकली में तो अच्छा ही है। पहली सलाह तो ये रहेगी कि ऐसे गिरावट में डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं, एंड लॉन्ग टर्म मेरा मतलब 9 महीने से 12 महीने का, या थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो एक 15-16 महीने का लेके चल सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट मजबूत है और अच्छा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। नो डाउट 1600 रुपये के भाव पे लिया, थोड़ा सा एक ऊपर के भाव में लिया, बट फिर भी स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट बेहतरीन है। 1300 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट है। कोई भी और गिरावट आती है 1500 के नीचे अगर जाता है तो वहाँ थोड़ा सा और एवरेज करके कॉस्ट प्राइस को नीचे लेके आएँ, 1300 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। और जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 1720 का, वो एक पहला रेजिस्टेंस है, वो एक ट्रेंड डिसाइडर रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं। 1720 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो दोबारा रीटेस्ट कर सकता है 2000 या उसके ऊपर के भी लेवल को। तो मेरा ऐसा मानना है पहले बने रहिए, गिरावट में थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, या किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है सीडीएसएल में तो 1500 के नीचे एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। 1300 रुपये का स्टॉप लॉस, 1720 का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर दूसरा टारगेट 2000 का रहेगा, और जो तीसरा टारगेट है 1 साल के ऊपर की अवधि का तो 2400 रुपये तक के भी टारगेट आप सीडीएसएल में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं सज्जू सिद्दीकी जी, ये पूछ रहे हैं चंबल फर्टिलाइज़र सर 528 के लिए हैं और आईओसी 160 के रेट के लिए हैं, एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? चंबल फर्टिलाइजर के बारे में यही कहूँगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे इसके चार्ट का तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 440 या 453 ये एक बैंड ऑफ सपोर्ट है। ऊपर में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो 540 से लेकर 550 ये एक बैंड ऑफ रेजिस्टेंस है। इस समय लोअर बैंड के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 473 के आसपास में। डेली चार्ट पे देखें तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास में है, तो 440 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। ये रेंज में जितना कंसोलिडेट करेगा उतना ही बेहतरीन रहेगा। और एक बार रेंज ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो 640 और 720 ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइम फ्रेम को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम कंसोलिडेशन में लगता है उससे के बाद में जब ब्रेकआउट आता है तो एक वॉल्यूम के समय जब ब्रेकआउट होता है तो टारगेट बहुत जल्दी भी अचीव होते हैं और ऊपर भी जा सकता है। तो हाल फिलहाल में बने रहने की सलाह रहेगी। 440 का स्टॉप लॉस, 540 का पहला रेजिस्टेंस, 640 का दूसरा, 720 का तीसरा टारगेट है। तो बने रहने की सलाह रहेगी चंबल फर्टिलाइजर में।
आईओसी की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट लोअर टॉप्स लोअर बॉटम में ये ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट में थोड़ा नेगेटिविटी दर्शाता है और आज के सत्र में भी देखा लगभग 122 का लो है और 121 का 52 वीक लो है, तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। कल के सत्र में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मेरा ऐसा मानना है कि उसको पूर्ति करने के लिए ये ऊपर के लेवल को रीटेस्ट करेगा। 115 का एक सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। और ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो 132 का, दूसरा 138 का। तो दोनों ही चार्ट में कंपेयर करूं, हालांकि दोनों ही अलग अलग भिन्न भिन्न सेक्टर्स में है, लेकिन चार्ट वाइज चंबल का थोड़ा बेहतरीन है एज कंपेयर टू आईओसी के चार्ट्स। जी एक हमारे दर्शक हैं हरवीर यादव जी, बोल रहे हैं हैप्पी मकर संक्रांति सर जी। हैप्पी मकर संक्रांति आपको भी सर और सभी दर्शकों को। और इनके पास सर एनएचपीसी के 10,000 शेयर हैं 106 रुपये के और काफ़ी नीचे आ गया। अभी क्या करें सर, होल्ड करें या निकल जाएं, लॉस बुक कर लें? सर लॉस तो काफ़ी हो जाएगा। सॉरी विवेक जी, मैं प्रश्न को सुन नहीं पाया, क्या आप दोबारा रिपीट करेंगे? एनएचपीसी के 10,000 शेयर हैं 106 रुपये के, 75 रुपए के भाव में ट्रेड कर रहा है, 106 के भाव में लिया है। डेली चार्ट वीक दर्शाता है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम में ट्रेड कर रहा है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट के टाइम फ्रेम पे देखें तो 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंड तो नेगेटिव है। बहुत इजी होता है एज ए एनालिस्ट मुझे बोलना कि लॉस बुक करें, फिर भी लॉस लोग बुक नहीं करेंगे, तो मैं यही कहूँगा 62 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके चलें और एक 70 रुपये का एक दूसरा एक सपोर्ट है उसका एक स्टॉप लॉस ले लें। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं नीचे में। सलाह तो यही है कि लॉस बुक करें, फिर भी अगर बने रहना चाहते हैं तो इसका एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस बतौर 83 से 85 का रेजिस्टेंस है, वो एक ट्रेंड डिसाइडर रहेगा। अगर 85 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो दूसरे में उछाल में लगभग 93 रुपये तक आ सकता है। तो जैसे कि कहा कि ट्रेंड वीक है, कोई भी उछाल है तो निकलने की सलाह रहेगी। फिर भी अगर बने रहना चाहते हैं 70 और 62 दो एक सपोर्ट है, उनका आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जी उमेश्वर नायक जी का सवाल है, जीनस पावर में एंट्री लेवल और टारगेट प्राइस बता दीजिए सर। सी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट अगर हम देखें विवेक जी तो स्विंग लो के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 350 बने रहने की सलाह रहेगी। अगर किसी को एक्यूमुलेशन भी करना है इस लेवल पे तो 350 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक बात रही बात ऊपर में रेजिस्टेंस, तो मैं यही कहूँगा 405 से 410 का रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात कर रहा हूँ, 1 से 3 महीने के लिहाज से 405 से 410 का रहेगा। 410 के ऊपर अगर ये बंद देता है तो इसमें पोटेंशियल है ऊपर में जाने की लगभग 460 470 की भी। तो हाल फिलहाल में अगर किसी ने लिया है तो बने रहिए, फ्रेश बाइंग करनी है तो 350 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जी इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, लुधियाना से मोहित पाल सिंह जी हैं। मोहित जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी गुड मॉर्निंग। मेरे पास कोल इंडिया के 500 स्टॉक्स हैं 152 के प्राइस पे ना, तो 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। जी काफ़ी अच्छे प्राइस के लिए हुए हैं और आपने काफ़ी ऊपर के प्राइस भी देखे होंगे, लेकिन अब तो काउंटर थोड़ा सा इस गिरावट का शिकार हो चुका है क्योंकि ये काउंटर 520-40 तक की रेंज को टच कर चुका है। ब्रिजेश सर इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत अच्छी है और 100% से ज़्यादा का रिटर्न आ रहा है, लेकिन एक समय पर इन्होंने अपने शेयर को 3 गुना होते हुए देखा, अब केवल 2 गुना पर रह गया। सर क्या करें? तो पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा कि 120 रुपए से स्टॉक्स उन्हें देखा, 500 रुपए के ऊपर तक के भी लेवल देख चुके हैं। लास्ट के 6 महीने का अगर हम देखे चलें, छठा महीना चल रहा है, उस लिहाज से अगर हम देख के चलें तो गिरावट ही देखने को मिली लास्ट 6 मंथ ऑनवर्ड्स। यानी फिबोनाची के हिसाब से देखा जाता तो 3, 5, 8 नंबर है, इट्स अ कंटिन्यूस नंबर। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो 8वां नंबर आए, 8वां महीना जो आए, वो एक बेस फॉर्मेशन कर दे और वो उसमें डाउन साइड नहीं हो। उस लिहाज से 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकलते हैं, 340 और 290। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा भी मानना है कि थोड़ा सा एक पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। इस लेवल पे 368 के आसपास के लेवल पे एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। 340 और 290 ये 2 लेवल हैं। 290 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें
और अगर मान के चलिए किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है तो 340 के नीचे में आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, 290 का स्टॉप लॉस। और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 420 के रहेंगे पहले टारगेट, दूसरा टारगेट 540 का रहेगा, तीसरा टारगेट लगभग 675 का है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर किसी का 1 ईयर टू 2 ईयर डाउन द लाइन टाइम फ्रेम है तो बने रहने की सलाह रहेगी। लेकिन एक पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, 290 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। बिल्कुल। आज मार्केट में जो स्ट्रेंथ लौटी है, भले ही 450 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर हो, लेकिन मार्केट की स्ट्रेंथ लौटी आज, और आज शेयर 4.5% ऊपर है। कल जो 1000 पॉइंट गिरा था वो 1000 नहीं था, वो लोगों के पोर्टफोलियो को उड़ाने वाला 1000 पॉइंट था, जिसने कि लोगों के पोर्टफोलियो कल 5-5, 10-10% एक दिन में साफ कर दिए थे। और आज वही उसका रिवर्स डे है, आज 4 या 5% रिवर्स मार रहा है मार्केट। तो ये एक अच्छी चीज़ है, देखते हैं कि ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ब्रिजेश सर, क्या ये सस्टेन कर पाएगा? देखिए, मैं मिड कैप स्मॉल कैप पूछूंगा आज मैं, मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनमें किसी का कोई ट्रेड है नहीं। देखिए विवेक जी, भले ही उनकी पोजीशन नहीं हो, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू से आप मार्केट का व्यू निकाल सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रक्चर, देखिए एक चीज है, अगर आप मान के चलिए कि इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर सिंपल सा वे होता है कि आप सेक्टर देखिए कहाँ सेक्टर में मजबूती आ रही है, नंबर 1। आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं उस सेक्टर के लिहाज से। फिर आप स्टॉक्स देख लीजिए, उस स्टॉक्स जो सेक्टर में कौन से में लीडर्स है, आप उसमें अगर निवेश करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपको जो निवेश है उसका जो रिटर्न ऑन प्रॉफिट है वो जल्दी मिलेगा और आप सेफर जोन में रहेंगे। अगर वो नहीं कर सकते तो आप ब्रॉडर पिक्चर, डेफिनेटली आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिहाज से एक मार्केट का एक सेंटीमेंट मालूम पड़ता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अभी मैं वही उसको थोड़ा सा और संक्षेप में बोलना चाहूँगा, 2-3 पॉइंट को फटाफट। आप डॉलर इंडेक्स को देखिए, जनरली डॉलर इंडेक्स से कोरिलेशन होता है मार्केट का, इनवर्स कोरिलेशन होता है इक्विटी मार्केट का। डॉलर 107 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस समय 110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसने एक ब्रेकआउट लिया तो आप देखिए ग्लोबल मार्केट में बिकवाली देखने को मिली है। अगर हम विक्स की अगर हम बात करें तो विक्स 11.5 से लेकर 15.5 में ट्रेड करता था, कल 16.5 के ऊपर था, आज 15.7 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 17 के ऊपर अगर बंद देता है तो 20 और 21 जा सकता है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो निफ्टी ने ऑलरेडी अक्टूबर के महीने में दूसरे या तीसरे हफ्ते में ऑलरेडी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन किया था, जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड को इंडिकेट करता है। उस टाइम निफ्टी का जो रेट था 24,700 के आसपास में था, और उस लिहाज से जो टारगेट निकल रहे थे वो लगभग 23,500 और 22,000 के थे। हमने कल के सत्र में देख लिया कि निफ्टी ने ऑलरेडी जो 23,263 का लो था वो ब्रेक होता हुआ देखा, तो ट्रेंड नेगेटिव हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में 2 हफ्ते पहले ऑलरेडी सेम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ जो निफ्टी ने किया। प्लस पॉइंट ये है कि उसमें 47,500 का सपोर्ट था, जो फर्स्ट सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट 44,700 का था। तो अच्छा है मार्केट ने कि एटलीस्ट 47,500 का लेवल ब्रेक नहीं किया, उसके लिहाज से मार्केट में एक बाइंग देखने को मिली। तो वॉलिडिटी तो है, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड नेगेटिव है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो नंबर 1 आप पोजीशन साइजिंग को कम कीजिए। यूजुअली जो भी आपके जो कैपिटल है उसमें पोजीशन लेके चलते हैं उसको कम लेके चलिए। और आपका जो टाइम फ्रेम है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का या 1 महीने या 2 महीने, जो भी आइडल आपका टाइम फ्रेम उसको आप डबल कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो रिजल्ट सीजन ऑलरेडी चालू हो गया है, जहां अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं आप उसमें एक SIP की तरह आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, विशाल जी जुड़े हैं। विशाल जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर जी। सर पूछिए अपना सवाल प्लीज। मेरा सवाल सेजिलिटी और इनफीबीम एवेन्यूज पर था। ओके, सेजिलिटी के मेरे पास 500 शेयर है 34.50 के, और इनफीबीम के 30 रुपीज पे हैं 500 शेयर। ठीक है, पूछ लेते हैं। सेजिलिटी सर, ब्रजेश सर, ये काउंटर काफ़ी अच्छा चला है, इसमें अच्छी रिकमेंडेशंस आई थी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की। अभी क्या करना है सर इसमें? ब्रजेश सर, आपको आवाज आ रही है? विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, सेजिलिटी इंडिया, ये 49 रुपए का शेयर है। ये इन्होंने 34 रुपए के आसपास लिया हुआ है। इनको प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए? विवेक जी स्पेल आउट कर सकते हैं? सर SAGILITY
इसी नाम से कोड आता है NSCB, और BSC में अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी कोड दे दूंगा। 49 रुपीज के आसपास में ट्रेड कर रहा है और ये शेयर 12 नवंबर को लिस्टेड हुआ था लगभग 31 रुपए 6 पैसे पे, और उसके बाद में फिर उसने एक हायर टॉप्स एंड फॉर्मेशन किया था, एक हाई बनाया था 56 रुपए 40 पैसे में। डेटा सफिशिएंट नहीं है, जो भी डेटा पर्याप्त है उसके लिहाज से मैं ये कहूंगा 46 रुपए का एक सपोर्ट बनता है, दूसरा सपोर्ट 35 रुपए के आसपास में बनता है। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं जो ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 46, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम है 3 से 6 महीने का, तो 35 रुपए का एक सपोर्ट ले सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस। रही बात ऊपर में टारगेट की, तो मैं यही कहूंगा जो डेटा है उसके लिहाज से ऑब्वियसली जो हाई बनाया था 56 रुपया, वो एक रेजिस्टेंस बतौर रहेगा, वो एक टारगेट रहेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 72 से 75 रुपए के भी टारगेट आप देख सकते हैं लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के लिहाज से। जी, इन्फीबीम सर इन्होंने आई थिंक 26 रुपीज़ के लिए हुए हैं, 23 रुपीज़ चल रहा है, क्या करें? 22 रुपया 78 पैसे के आसपास में है। डेली चार्ट पे तो ऑलरेडी देखेंगे तो जो पैटर्न फॉर्मेशन है वो नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन 50 डे मूविंग एवरेज या 200 दिन का मूविंग एवरेज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम अगर चार्ट देखें तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास में ये 21 रुपया 90 पैसे का सपोर्ट है। तो विद द वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 21 रुपया बने रहने की पहली सलाह रहेगी। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 27 रुपए का है। अगर 27 रुपए के ऊपर सस्टेन हो गया तो जो नेगेटिविटी है जो इस चार्ट में डाउन ट्रेंड की है वो आप एब्जॉर्ब होते हुआ देखेंगे, और उसके बाद में स्टॉक दोबारा रीटेस्ट कर सकता है 32 रुपए से। 32 का दूसरा टारगेट रहेगा और 40 का तीसरा टारगेट रहेगा। तो हाल फिलहाल में बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन 21 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 27 ट्रेंड डिसाइडर रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन तो 32 रुपया और 40 रुपया के टारगेट आप देख सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं इंडियन होटल में कब फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? MJ व्लॉग्स के नाम से इनका आईडी बना हुआ है सर। अगर हम चार्ट को देखें, इंडियन होटल के चार्ट को और खासकर वीकली चार्ट को, तो आप देखिए कि बहुत बेहतरीन चार्ट है। ओवरऑल हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन, जब जब करेक्शन आया है तो उसने एक बेस बनाया, वहाँ वॉल्यूम जनरेट हुए, उसके बाद दोबारा रैली पकड़ी है। और ये जो चार्ट फॉर्मेशन है वो लगभग 24 मई 2021 से आप देखेंगे तो ऐसे ही फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। हाल फिलहाल में लास्ट के 2 या 3 महीने में करेक्शन देखने को मिला है या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इस समय 766 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो मेरा ऐसा मत है ये लेवल पे तो बाइंग नहीं बनती है, बाइंग बनती है एटलीस्ट मिनिमम इसमें एक 70-80 रुपए का करेक्शन आए तो बेटर रहेगा। तो आइडल लेवल जो बाइंग का रहेगा वो 690 के आसपास का रहेगा। 690 के आसपास में आता तब आप बाइंग कर सकते हैं, या 680 के आसपास में आता तो बाइंग कर सकते हैं। 640 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और जो टारगेट ऊपर के रहेंगे वो 825 से 850 के रहेंगे। उसके बाद में 1050 से लेके 1100 रुपए तक के भी टारगेट आप देख सकते हैं, अगर आपका व्यू एटलीस्ट 9 महीने से 12 महीने का है तो। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स भी आने वाले हैं इस कंपनी के, और हमने बताया भी था कि रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है इंडियन होटल के, और सर ने अपनी हरी झंडी भी दे दी है, और सर ने टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी बता दिए हैं। रिजल्ट 17 जनवरी को आते हुए दिखाई देंगे, और हमने बताया था कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें Q-on-Q बेसिस पर अच्छा जंप देखने के लिए मिलेगा। YoY भी कंपनी के रिजल्ट्स पॉजिटिव साइड पर ही देखने के लिए मिलेंगे, तो रिजल्ट्स से अच्छी उम्मीदें हैं। ब्रजेश सर, आपसे कुछ शेयर पूछना चाहूँगा जो कि आपकी रडार पर है सर। तो 2 स्टॉक्स हैं विवेक जी, दोनों ही इस समय मार्केट में पुल बैक जो रैली है उसके लिहाज से बाई कॉल है, कंडीशनल बाइंग कॉल मैं दे रहा हूँ। नंबर 1 पहला कॉल जो बाइंग का है वो मजगांव डॉक है, और कि जैसे भी शो के दौरान हमने जब स्टार्ट किया था तभी कहा था कि कुछ डिफेंस स्टॉक्स, कुछ रेलवे स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिलती है जब कभी भी बजट आने को होता है। तो इस समय 2153 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो ये कंडीशनल बाइंग ये है इसमें कि अगर ये 2130 के आसपास में जाता है तभी आप बाइंग करें, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लगभग 1990 का मैंने लिखा है, सॉरी टू से दैट 2090 का रहेगा स्टॉप लॉस, और जो टारगेट रहेंगे वो 2250 के रहेंगे मजगांव डॉक में। दूसरा जो स्टॉक है बाइंग के लिहाज से, पुल बैक रैली के लिहाज से, वो आपका JSW एनर्जी है। कल के सत्र में हमने देखा है कि एक लो बनते हुए और फिर वहां से आज जो स्टॉक ने उछाल लिया है विद वॉल्यूम के संग में, तो वो एक इंडिकेशन करता है कि इसमें बाइंग बरकरार रहेगी और ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो सकता है। इस समय 550 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कंडीशनल बाइंग है। 540 रुपये के आसपास में अगर ये स्टॉक आता है तभी आप बाइंग करें।
525 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलें और टारगेट रहेंगे 575 580 के। और दोनों ही स्टॉक में जो टाइम फ्रेम रहेगा वो लगभग 1 हफ्ते का रहेगा। जी, तो JSW एनर्जी ब्रिजेश सर की कॉल, जहां पर कि 575 के टारगेट, 525 का स्टॉप लॉस, तो रिस्क रिवॉर्ड लगभग इक्वल है। दूसरी कॉल जो सर ने दी है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि JSW स्टील में तो JSW एनर्जी में तो सर ने बताया, लेकिन मझगांव डॉक यहाँ पर केवल 60 रुपये का एक स्टॉप लॉस है और 100 रुपये ऊपर तक के टारगेट्स हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड आपको देखने के लिए मिल सकता है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी, और दोनों ही काउंटर में अच्छा अपसाइड है, लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मझगांव डॉक में ज़्यादा फेवर में जा रहा है। ब्रिजेश सर, आप कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? तो डिस्क्लेमर बतौर मैं ये कहूँगा कि विवेकी, जो भी स्टॉक्स में हमने वार्तालाप की है वो उसमें सिर्फ ये एक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये इलिस्ट्रेशन पर्पस से मैंने दर्शाया है। पर्सनल मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की किसी की भी होल्डिंग नहीं है। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, ओपोनेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, उसके कुछ क्लाइंट्स या उनके एसोसिएट फर्म, उनमें निवेश हो सकता है, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।